अमेरिका जाना ये आत्मरक्षा की योजना थी या विस्तार की योजना थी? ओशो की सुरक्षा का सवाल नहीं था। ओशो विदेश नहीं जाना चाहते थे, वो चाहते थे भारत में ही हो, क्योंकि उनको भली भांति पता है कि जब हमारा ही देश हमको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो दूसरे क्यों करेंगे बर्दाश्त। इंडिया से अमेरिका जाना ओशो जी का, क्योंकि अमेरिका एक पावरफुल देश है और कई लोग आज भी हिंदुस्तान में इस बात को सोचकर रोमांचित हो आते हैं कि एक पूरा मुल्क उनका स्वागत करता है और फिर एक पूरा मुल्क उनके खिलाफ हो आता है उनको हटाने के लिए। लेकिन अमेरिका जाना ये आत्मरक्षा की योजना थी या विस्तार की योजना थी? यह विस्तार की योजना थी। देखिए, क्योंकि मैंने आत्मरक्षा भी सर इसलिए कोट किया क्योंकि इंडिया में भी उससे काफी विरोध हो गया था और कई लोग इंडिया में मानते हैं कि ओशो जी यहां से गए क्योंकि इंडिया में अब वो सेफ नहीं थे। विदेशी उनकी बातें अमेरिका के हिसाब से भले ही सूट कर रही थी, इंडियन ऑडियंस को सूट नहीं कर रही थी, तो आत्मरक्षा के लिए भी वहां जाना पड़ा। देखिए, इस बात को ऐसा समझिए, बुद्ध पुरुष ये जो जीवन जीते हैं, जो कि उनकी अपनी कोई वासना नहीं है, वह आउट ऑफ कंपैशन होता है। एक्चुअली जन्म ही इसलिए लेते हैं कि करुणावश जो उन्होंने जाना है वो दूसरों को बता सकें, अपनी शांति और आनंद को शेयर कर सकें, इसलिए उनका जीवन है। तो हमारे मन में जैसी कामनाएं और वासनाएं होती हैं जीवन को जीने के लिए, उनके भीतर ऐसी कोई जीवेशना नहीं होती। तो ना तो उनको मृत्यु का डर होता, ना ही उनको कोई सुरक्षा से कोई मतलब होता है। लेकिन एक करुणा है कि जब तक ये शरीर चल सकता है, मैं वह बात बताऊं जो बताने योग्य है, क्योंकि वो केवल आज का सवाल नहीं है, आगे आने वाले मनुष्य जाति के लिए भी काम आएगी। वह एक प्रकाश स्तंभ बनेगी जो रोशनी दिखाएगी सालों सालों हजारों साल तक। तो उनका जीवन करुणा से ओतप्रोत होता है। हाँ, अब मैं आपकी बात पर आता हूँ कि पूना आश्रम में ऐसी स्थिति बन गई थी कि 5-7 हज़ार लोग आके रहने लगे और वहाँ ये संभव ही नहीं था इतना, है ना। तो बड़ी कठिन कठिन परिस्थितियों में रहते थे। कोरेगांव के आसपास खेत ही खेत थे, उस समय पूना डेवलप वहाँ नहीं था, सब खेत थे। टेंट लगा के खेतों में रह रहे हैं। अब सोचिए तेज़ गर्मी में क्या बीतती होगी, बरसात में क्या बीतती होगी, ठंड में क्या बीतती होगी। अधिकांश लोग टेंटों में रह रहे हैं, सारी होटलें भरी हुई हैं, सारे रेस्टोरेंट भरे हुए हैं, टेंटों में लगा लगा के रह रहे हैं, जहाँ ना पानी का इंतज़ाम है ना जो टॉयलेट जाने की सुविधा है। कितनी परेशानी हो। विदेशी लोग जो बेचारे कभी ऐसी स्थिति में नहीं रहे हैं, वो आके रह रहे हैं, क्योंकि ओशो से प्रेम है, ओशो का प्रवचन सुनना है, तो उसके लिए सब कुछ सहने तैयार हैं, किसी भी कष्ट। खूब बीमारियां फैलती थीं, खासकर वाटर पॉल्यूशन की वजह से जो बीमारियां होती हैं हमारे देश में, गैस्ट्रोएंटराइटिस की, अमीबियासिस की, जियार्डियासिस की, वर्म इन्फेस्टेशन। और ये पश्चिमी ठंडे देशों में रहने वालों को ये इन्फेक्शन कभी नहीं हुए। और भारत में आते ही से एक गिलास पानी भी पिया है, 2 घंटे बाद उनको लूज मोशन शुरू हो जाएगा। तो बहुत कष्ट झेलने पड़ते। हेपेटाइटिस, टाइफाइड, जितने पानी से कीटाणु फैलते हैं, इनसे बहुत त्रस्त हो गए थे। तो अकेले ओशो की सुरक्षा का सवाल नहीं था, इतने हजारों लोग प्रेमवश, श्रद्धावश इतना कष्ट भोग रहे हैं, इसका भी ख्याल था, है ना। और ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि वहाँ कोई सुविधाजनक स्थिति बन सके, है ना। इन वजह से शिष्यों ने सोचा कि इनको ओशो अगर तैयार हो जाते कहीं और जाने के लिए तो बहुत अच्छा होगा, वहाँ ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट में, है ना, जहाँ सब लोग स्वस्थ रह सकें। यहाँ स्वस्थ होना मुख्य सवाल था। प्लस ओशो को पूना में एलर्जी थी, जो भी कारण रहे हों, उनको दमा का अटैक पड़ता था जिसका कि कोई इलाज नहीं हो पाता था। वो जब पूना आए उसी दिन से शुरू हो गई थी। अगर उनकी बायोग्राफी में आप देखेंगे तो सन 74 में वो पूना आए थे और कुछ दिनों ही बाद उन्होंने कहा था कि यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि बार बार एलर्जिक अटैक्स आ रहे हैं। तो उनका स्वास्थ्य भी वहाँ अच्छा नहीं रहता था और बाकी अन्य लोग सब बहुत प्रभावित हो जाते थे। तो ये प्लान खूब दिनों से चल रहा था कि कहीं और बड़ी जगह, है ना, जहाँ हम अपना पूरा इंतजाम कर सकें। ओशो विदेश नहीं जाना चाहते थे, वो चाहते थे भारत में ही हो, क्योंकि उनको भली भांति पता है कि जब हमारा देश हमको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो दूसरे क्यों करेंगे बर्दाश्त, है ना। उनकी क्रांतिकारी सोच को तो कौन बर्दाश्त करेगा। यहाँ तो मजबूरी, उनको निकाल नहीं सकते इसी देश की पैदाइश है, बाहर वाले तो तुरंत हटा देंगे। इस बात को भली भांति जानते हुए उन्होंने खूब प्लान किए। उनके शिष्यों ने, जो उस समय उनके सेक्रेटरी थे, हिमाचल प्रदेश में कोई जगह लेने की, कच्छ गुजरात में कोई जगह लेने की, और कई कई जगह चलता रहता था। हर प्रदेश के लोग चाहते थे कि वो हमारे यहाँ आ जाएँ। तो काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन किसी चीज़ में सफलता नहीं मिल सकी सरकारी उसकी वजह से। इस बीच में ओशो के ऊपर 8 बार कातिलाना हमला हुआ। एक लास्ट में तो बम्बार्डमेंट भी हुए, आश्रम में भी हुआ, किताबों की गोडाउन थी
उस ज़माने में उसमें 2 करोड़ की किताबें थीं सन 80 में। आज की आप हिसाब लगा लो 200 करोड़ की लिटरेचर था, जिसको 1 सेकंड में सब राख हो गया, आग लग गई, इतनी बड़ी गोडाउन। तो भांति भांति के नुकसान किए गए। भरी सभा में ओशो के ऊपर छुरा फेंका गया बोल के कि मैं आपको ख़त्म करने आया हूँ। और ये आदमी जो छुरा फेंकने आया है, ये पुलिस में रिपोर्ट करके आया है पहले से कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। पुलिस का सपोर्ट है उसको, है ना। और पता है कि इतने बज के इतने मिनट पे फेंकूंगा प्रवचन के दौरान। 5000 लोग सुनने वाले हैं और वो खुद चिल्लाया, उसकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो गई। ओशो 1 सेकंड को रुके, कुछ कह रहा है, खड़े हो गए, उसने अपना क्रोध व्यक्त किया, छुरा फेंका, वो छुरा ओशो को तो नहीं लगा, एक खम्भे से टकराया और गिर गया। तो वो सारी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई। आधा मिनट बाद ओशो ने फिर बोलना शुरू कर दिया, जब वो शांत हुआ तो, है ना। उस व्यक्ति को उठा के सब लोग बाहर ले गए, है ना। बाहर उसी समय ठीक पुलिस वाले आ गए, जिनको पहले से पता है कि इतने बज के इतने मिनट पर होगा। वे उसकी सुरक्षा के लिए आए हैं, ओशो की सुरक्षा के लिए नहीं आए। आवाज़ पहले आना था, उसको बचाने के लिए आए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, सन्यासियों ने उस व्यक्ति को एक चांटा भी नहीं मारा। और ओशो ने इस बात की बहुत तारीफ की अगले दिन कि तुमने वैसा व्यवहार किया जो तुम्हें करना चाहिए था, प्रेमपूर्ण व्यवहार, होशपूर्ण व्यवहार। वो क्रोध में उसकी वो जाने है ना। तुमने वही किया जो एक सन्यासी को करना चाहिए था, तुमने एक चांटा भी उसको नहीं मारा। पुलिस वाले उसको ले गए, है ना। इस पे केस हम लोगों ने नहीं चलाया, आश्रम की तरफ से कोई केस नहीं। ओशो ने कभी किसी पे केस नहीं चलाया। इतने उनके साथ दुर्व्यवहार किए गए, उसके बावजूद भी उन्हीं पे सब लोगों ने केस चलाए। लेकिन चूंकि वो पुलिस में लिखवा के आया था कि मैं मर्डर करने जा रहा हूँ, तो पुलिस की जिम्मेवारी बनती थी केस चलाना। तो पुलिस ने ही केस चलाया, सिर्फ दिखावटी, है ना। ओशो की तरफ से जो केस लड़ने वाले थे, वो उस समय के सबसे प्रसिद्ध वकील श्री राम जेठमलानी, है ना। और वो लोअर कोर्ट में ही हार गए, पहली ट्रायल में ही। मतलब सब कुछ पहले से तय है। जिस चीज़ की रिकॉर्डिंग है, वो क्रोध में चिल्लाना, उसका छुरा फेंकना कि मैं छुरा मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और छुरे की आवाज़, वो सब रिकॉर्डेड हो चुकी है। वो 5000 लोग चश्मदीद गवाह हैं, और राम जेठमलानी उस केस को हार जाते हैं, पहली ही ट्रायल में हार जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं सरकार का शिकंजा कैसा है। इस स्थिति में एक करुणावान व्यक्ति सोचेगा कि फिर यहाँ से हट जाओ। याद रखिए, डर की वजह से नहीं। ओशो जैसा साहसी आदमी नहीं है। जिसने अपनी आत्मा को जाना, उसको पता है कि मैं अजर अमर हूँ, है ना। उसको तो अपनी जन्मों जन्मों की कहानी पता है, कितने जन्म हो गए, कितनी बार मौत हो गई, कहाँ मरे, फिर आ गए। उनके भीतर तो निर्भयता है, साहस है ना। लेकिन करुणा भी तो है। इन मूर्खों के बीच में क्यों रहना, जो उसकी करुणा की बात समझ ही नहीं रहे हैं। इस स्थिति में जब वो बम विस्फोट किया गया, तो यूएस का 3 जगह जब बम विस्फोट हुआ, उसके बाद फिर ओशो ने तय किया कि ठीक, यहाँ से चलते हैं, क्योंकि उनके शिष्य सब जगह से बुला रहे थे उनको। अमेरिका में कहाँ पर ये रजनीशपुरम बनाया गया सर, और इसकी इतनी बड़ी इलाके की इजाज़त कैसे मिल गई? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जमीन तो खरीदी हुई थी, इजाज़त का क्या सवाल, पर्सनल प्रॉपर्टी थी। फिर भी एक दूसरे देश में जाना, वहाँ पर एक आश्रम बनाना, ज़मीन खरीदने की, इसको क्यों भूल जा रहे हैं? ओशो के कितने शिष्य हैं। नहीं, वही मैं जानना चाहता हूँ। तो ये अमेरिका का आइडिया कैसे आया? एक तो ये कि सारे, क्योंकि शिष्य तो कई और जगह भी होंगे। देखिए, उस समय ओशो की जो सेक्रेटरी का काम कर रही थी, उनका नाम है मां आनंद शीला, है ना। वो स्वयं एक गुजराती महिला हैं, किंतु उनका विवाह अमेरिका में हुआ था। उनके पति भी आश्रम में रहते थे, है ना। वो किसी खास बीमारी से पीड़ित थे, उनकी मृत्यु भी आश्रम में ही हुई, है ना। तो मां आनंद शीला के पास अमेरिकन सिटीजनशिप थी, है ना। उनके जीजाजी और बहन वगैरह सब अमेरिका में ही रहते थे। उनके जीजाजी हैं स्वामी सत्यवेदांत, है ना। वो भी एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति थे आश्रम में, है ना। वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे अमेरिका में, युवा जाने बिग पोस्ट, है ना। उन्होंने ओशो का साहित्य कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में वहाँ पे टेक्स्ट बुक में करवाया था। मैंने ये सुना सर कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था ओशो जी का। इतना इन्फ्लुएंस हो गया था कि वहाँ की सरकार भी सोचने लगी थी कि ये व्यक्ति बड़ा पावरफुल होता आ रहा है, और असहज स्थिति पैदा हो गई थी। हाँ। अमेरिका में क्यों विवाद हो गया? पहली चीज़, ओशो एंटी पॉलिटिक्स है, आपको मैं पहले कह चुका हूँ। तो सवाल ये नहीं होता कि इंडियन पॉलिटिशियन है, कि अमेरिकन है, कि इटालियन है, कि जापानीज है। वो चालाकी की और पाखंड के खिलाफ में है। अब वो चालाकी पाखंड एक धर्मगुरु करेगा तो उस पर भी उंगली उठाएंगे, राजनेता करेगा तो उस पर भी उठाएंगे। तो ओशो ने वहाँ जाके जब देखा कि वहाँ के राजनेता क्या कर रहे हैं, बकवास कह रहे हैं, कंट्री ऑफ लिबर्टी, कंट्री ऑफ फ्रीडम, बोलने की स्वतंत्रता तो है नहीं,
अभी बंदूक लेके आ जाते हैं लोग मारने के लिए, है ना। तो ओशो ने जो उन बातों को उजागर किया जो दुनिया में कोई नहीं जानता था,